हेलो दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पूजा है। आप मेरी मार्कशीट देख लीजिए, उसके बाद अपने आगे की चर्चा करते हैं। यह मेरा नाम है और मैं मेरे अपने मार्क्स भी दिखा देती हूँ। मेरे 150 में से 121 मार्क्स बने थे, 80.63% है और मैंने 23/7/2022 को अपनी परीक्षा पास की है। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कोई अपने को किस तरह से पास करना है, अपने एग्ज़ाम को किस तरह से करना है कि अपना एग्ज़ाम आराम से हो जाए, किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मनोविज्ञान, जो कि आज का मैंने वीडियो में मिल गया है कि अपने कैसे 30 में से 25 से 26 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं यूनिट्स की। इसमें 5 यूनिट्स है, जो पहले भी थी अब भी है, कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगी। जैसे पहली यूनिट है बाल विकास, उसके बाद अधिगम। तीसरी यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि पर्सनैलिटी और बुद्धि, इन दोनों के बारे में है। और चौथी यूनिट है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। पांचवी यूनिट जो है वह शिक्षण अधिगम के बारे में बताया गया है। नए जो टॉपिक है उनमें है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और शिक्षा, क्षमता मूलक और समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा मानक निर्धारण, राजस्थान सरकार के बालकों के लिए योजनाएं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 5 यूनिट्स की कि अपने इन 5 यूनिट्स को किस तरीके से तैयार करना है। यदि आपके पास कोई बुक है तो आप वह बुक ले लीजिए। अगर आपने किसी क्लास से नोट्स बनाए हैं तो आप वह नोट्स ले लीजिए। आपने फर्स्ट यूनिट पढ़नी है और यूट्यूब से किसी भी टीचर की जो भी आपको सही लगे आपको उसकी वीडियो से क्वेश्चन आंसर करने हैं। एक दिन में एक यूनिट और उसके क्वेश्चन आंसर, और जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उनमें से एक नया टॉपिक जोड़ते जाना है। इसके बाद अधिगम, और अधिगम के बारे में जो भी बुक से पढ़ते हो, ठीक है। जैसे अधिगम उठा लिया, अधिगम के साथ दूसरा टॉपिक उठाया, दोनों को पढ़ा, जैसे उसको बाद में पढ़ना। जैसे पहले अधिगम कंप्लीट कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो नया टॉपिक जोड़ा गया है उस जो भी उनमें से आपको टॉपिक को सही लगी आप उस एक टॉपिक को उठा लीजिए और उसको कर लीजिए। जैसे सबसे इसी तरह से आपको 5 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने बाल विकास इस यूनिट्स के बारे में। इस यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए। इसके क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन तक आराम से आते हैं पेपर के अंदर, और साइको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी, एकदम आसान और सरल लैंग्वेज में पूछी जाएगी, क्योंकि उन्हें आगे कंपटीशन बढ़ाना है रीट मेंस में। इसीलिए पेपर का लेवल बहुत ईजी आता है। जैसे बाल विकास है तो बाल विकास में जैसे बच्चे की भ्रूण से लेकर किशोरावस्था की सभी अवस्थाओं का वर्णन है, उनकी विशेषताएं हैं, उनमें होने वाले परिवर्तन हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के बारे में। अधिगम की ये जो यूनिट है, इन यूनिट के बारे में, अधिगम के बारे में बताया गया है कि अधिगम किस तरह से बच्चे में विकसित होता है। हालांकि अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह भी आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। और अधिगम की इस यूनिट में बताया गया है कि किस तरह से बच्चे को अधिगम करना चाहिए, करवाना चाहिए, किस माहौल उसको किस तरह का माहौल देना चाहिए, किस तरह के माहौल से दूर रखना चाहिए, और अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यह सभी इस यूनिट में बताया गया है। और मनोवैज्ञानिकों ने जो भी अधिगम के बारे में सिद्धांत दिए हैं, जो भी चर्चाएं की, सभी बताया गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इसमें अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग पहचान बताई गई है। जैसे कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है। जैसे अंतर्मुखी बहिर्मुखी का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी जगह गया सब में घुल मिल गया। एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर पर ही रहना पसंद करता है, वह बहुत लिमिटेड लोगों से मिलता जुलता है। उसके बाद बुद्धि की संकल्पना है, इसके बारे में बुद्धि का विकास किस तरह से होता है, और बुद्धि से ही बच्चे के मतलब जो अपने क्या बोलते हैं आईक्यू लेवल है उसका मापन किया जाता है। बुद्धि मतलब आईक्यू लेवल है, यह इसी में आता है। तो इसके बारे में जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि मापन के जो भी विधियाँ बताई गई है, जो सिद्धांत बताए गए हैं, वैसे भी इसी में है।
विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, इसमें प्रतिभाशाली बच्चों का, एवरेज बच्चों का और जो बच्चे मतलब एवरेज से भी कम है उन सभी बच्चों के बारे में बताया गया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है और उन बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। शिक्षण अधिगम में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बारे में बताया गया है। अवलोकन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, इन सब के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट यूनिट जैसे कि मैंने बताई है, अगर कोई बच्चा मान लो किसी टीचर से करना चाहता है तो आप ऐसी क्लास देखना जिसमें उसने एक यूनिट को एक ही क्लास में कंप्लीट करवाया हो। अगर अभी आप ऐसी क्लास देखने जाओगे जैसे मान लो फर्स्ट यूनिट है, कुछ टीचर करवाते हैं तो बहुत अच्छा है पर उनकी क्लास बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लो बाल विकास की यूनिट है, मान लो आप एक यूनिट में आपकी 10 क्लास लग गई तो आपकी 5 यूनिट है, मल्टीप्लाई करो 50, इतने दिन तो है ही नहीं आपके पास। तो आपकी अपनी इच्छा है, आप बुक से पढ़ना चाहो बुक से पढ़ लो, अगर किसी टीचर से पढ़ना चाहो तो ऐसे टीचर से पढ़ना जिसने एक ही क्लास में कंप्लीट करवाया हो। और अगर आप फ़ोन से देखते हो तो थोड़ा सा उसको फास्ट करके पढ़ने की कोशिश करना। उसके बाद जैसे आप इस यूनिट्स के क्वेश्चन लगाओगे तो आप फर्स्ट और सेकंड बार में क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ही मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद हो सकता है आपसे ना हो। तो डीमोटिव होने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप 2 से 3 बार आराम से यूनिट्स को पढ़िए, क्वेश्चंस आंसर कीजिए। उसके बाद जैसे चौथी या 5वीं बार जब आप यूनिट्स पढ़ते हो उसके बाद क्वेश्चंस आंसर लगाइए और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस देखिए। और इसके साथ साथ एक एक जो नए टॉपिक है उन टॉपिकों को भी उठाते जाना, उनको छोड़ना नहीं है। वह रीट मेंस में भी आ सकते हैं। जो यहाँ पे जो टॉपिक जोड़े गए हैं वह रीट मेंस में से उनसे क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो अब आप एक दिन में आपने एक यूनिट कंप्लीट करना है, ये नहीं कि एक यूनिट को में ही आपने 4-5 दिन लगा लिए, फिर वही बात हो गई कि एक यूनिट 10 क्लास वाली, ठीक है। तो आपके पास जैसे मान लो 30 दिन, अपने 30 दिन मान लेते हैं कि 30 दिन बचे हैं, 5 यूनिट हैं, तो आपका 6 बार आराम से रिवीजन हो जाएगा। जब आप 6 बार आराम से पढ़ लोगे तो आपके 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता 25 से 26 क्वेश्चन लाने से। अभी मैं एक बात और बता देती हूँ, जो बच्चे फर्स्ट बार पढ़ते हैं जो गलती करते हैं, मनोविज्ञान में जो परिभाषाएं दी गई है उनको रटने मत बैठ जाना। जैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास पे भी दी है, अधिगम पर भी दी है, ठीक है। उनकी सभी टॉपिक्स पे आपको कुछ ना कुछ परिभाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन आप उनको उन परिभाषाओं को रटने के लिए नहीं बैठना है। अगर किसी बच्चे को कीवर्ड, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आपको कीवर्ड उठाने आ जाते हैं तो आप उन कीवर्ड से परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को कीवर्ड्स नहीं आते हैं कि इस परिभाषा का कीवर्ड क्या है। कीवर्ड का मतलब हो गया जैसे कुछ शॉर्ट, जैसे मान लो किसी मनोवैज्ञानिक का नाम है और उसकी परिभाषाओं में बार बार कोई वर्ड ज़्यादा यूज हो रहा है, या फिर जैसे मान लो कोई 2-3 ऐसे वर्ड जिनको पकड़ के आप उस परिभाषा को पहचान सकते हो कि हाँ यह 2-3 वर्ड उस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा में थे, तो आप उनसे पकड़ लो, तो भी आप ऐसा कर सकते हो। बाकी आप अभी आपके पास लास्ट टाइमिंग, आप परिभाषाओं को रटने की कोशिश मत करना अगर आप कीवर्ड्स नहीं पकड़ सकते हो तो, क्योंकि अभी आप परिभाषा रटने लगोगे तो परिभाषाएं जल्दी से याद नहीं होती है और यह आपका सारा टाइम बर्बाद कर देगी। और अगर आप इसी को सारा टाइम दोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स को कब पढ़ोगे। आपको पास होने के लिए 90+ नंबर लाने हैं, 90+ लाओगे वह बहुत बढ़िया बात है, पर अपने कोशिश करो कि 90 लाने ही लाने हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो। तो सबसे पहले अपने मनोविज्ञान को अच्छा कीजिए। मैंने अपनी तरफ से आपको पूरा समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। मैंने एकदम इजी फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की है। और हाँ एक बात, जैसे जब फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन लगाओ तो जब पहली बार पढ़ो और उसके क्वेश्चन लगाओ तब पहले किसी और टीचर की वीडियो देखना। जब दूसरी बार आप पहले यूनिट पढ़ो, जब क्वेश्चन आंसर के लिए वीडियो लगाओ तब दूसरे टीचर की।
हज़ारों लाखों आपको ऐसी वीडियो मिल जाएगी। और एक बात, फर्स्ट यूनिट पढ़ो तो फर्स्ट यूनिट ओनली, सिर्फ फर्स्ट यूनिट की ही वीडियो देखना, पूरी साइको की मत देखना। थैंक यू दोस्तों।